हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हो, मतलब उसका इमेज फॉर्मेशन देखते हो, तो किन किन रूल्स का यूज करते हैं। ये हमारा क्लास 10th का जो हम लाइट चैप्टर कवर कर रहे हैं उसके कंटिन्यूएशन में वीडियो है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। ठीक है, और ये किसके के लिए है? ये मिरर्स के लिए है ना, ऑफ कोर्स स्फेरिकल मिरर्स के लिए है ना। ये हम किसके लिए देख रहे हैं? ये हम मिरर्स के लिए देख रहे हैं, एंड दैट टू फॉर स्फेरिकल मिरर्स। की स्फेरिकल मिरर्स के केस में रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने का रूल क्या होता है? तो रूल तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के केस में एक ही रूल होता है, गोल्डन रूल, और वो क्या है? वो रूल है दैट एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, है ना। उसी रूल के कुछ केसेस मान लो, है ना, कुछ पर्टिकुलर केस मिल जाते हैं, वरना रूल तो एक ही है, दैट इज एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। यही एक लौता रूल है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के केस में एंगल आई एंगल आर के इक्वल होना चाहिए, और यही रूल बेसिकली हर रिफ्लेक्शन के केस में लगता है। ठीक है, बट अब जरा देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रूल होते हैं। तो वैसे तो 4 रूल बुक्स वगैरह में दिए रहते हैं, बट मेनली तो मैं मानता हूँ कि 3 ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा काम के जो रूल होते हैं वो 3 होते हैं, बट हम वो चारों ही देखेंगे। तो पहला रूल क्या होता है? पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, अगर कॉनकेव मिरर का केस है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई लगेगी, मतलब डाइवर्स कर रही है फोकस से, फोकस से आ रही है ऐसा लगेगा। तो अब जरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे और आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स के केस के लिए बना देता हूँ, और ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और जरा इनकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब रूल कंसर्न करता है कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं एक रे ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने एक रे ड्रॉ करी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है ये फोकस से पास होगी। इसके केस में, कॉनकेव के केस में तो फोकस से पास होगी, और इवन ये हमने फोकस के डेफिनेशन में पढ़ा था। और इस केस में ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। ठीक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में ऐसा अपीयर होगा। इस केस में तो ये एक्चुअल में फोकस से पास हो गया ना। अब जरा डिफरेंस चेक करना, इस केस में तो ये रे ऐसे आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद ये एक्चुअल में फोकस से पास हो रही है। बट यहां हमें लगता है ये रे ऐसे आ रही थी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, है ना। यहां हमें लग रहा है कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ये फोकस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये तो पहला रूल हो गया। पहले मैं आपको तीनों रूल बता देता हूँ, है ना, या चलो पहले इसी को समझ भी लो। अब मैंने क्या कहा, रूल तो हमेशा एक ही होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अब जरा यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बनाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में फोकस की डेफिनेशन ही यही है ना, ये रूल कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में फोकस की डेफिनेशन ही यही है। बट ये क्या है कि ये हमें रे डायग्राम बनाने में हेल्प करता है, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि हम फोकस को इजीली प्लॉट कर सकते हैं। कैसे भाई? मैंने कल आपको, मतलब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। तो जो डिस्टेंस ऑप्टिकल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा उसका हाफ पे क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है, अब जरा एक बार इसको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसमें ये चीज बनाना चाहूँ तो देखो, ये यहाँ पे इसका फोकस हो गया, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर लाई कर रहा होगा। और जो ये वाली लाइन है, ये ये क्या होगी? ये इससे नॉर्मल होगी। ये क्या होगी? इस मिरर के नॉर्मल होगी। ये कैसे होगा? देखो, तो एक कंसेप्ट होता है, अगर आपको, जैसे मैंने उसमें बताया था रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, अगर कोई कर्व सरफेस है और आपको उसका नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप पहले उसका टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, अब जैसे ये कर्व सरफेस है ना, यहाँ पे समझा देता हूँ। ये एक हमारे पास कर्व सरफेस है ऐसे, मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना था, मुझे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना, तो पहले मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और फिर इस टेंजेंट का नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। अब मजेदार बात ये होती है, अगर किसी भी सर्कल में
जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही होता है। ये आप मैथ्स में प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप पढ़ लोगे, है ना। मैथ्स में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कोई भी अगर जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो देखो अगर ये सेंटर से, ये लाइन सेंटर से पास हो रही है तो ऑफकोर्स ये पूरे स्फेयर का रेडियस हो गई। 3D में अगर आप देखोगे तो ये स्फेयर है और रेडियस हो गई तो ये टेंजेंट की क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो यही तो नॉर्मल की डेफिनेशन है। कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल बनता ही टेंजेंट से, और ड्यू टू ज्योमेट्री या एज पर ज्योमेट्री ये जो रेडियस होगा ये टेंजेंट का परपेंडिकुलर ही होगा, तो यही नॉर्मल बन गया। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर कहाँ बनेंगे, तो ये वाला एंगल तो हो गया एंगल आई इंसिडेंटल और नॉर्मल के बीच में, और ये वाला एंगल हो गया एंगल आर, ये हो गया आई, ये हो गया आर। देखो थोड़ा बहुत आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, दोनों एंगल इक्वल है। इसी से हमें पता चल रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे कहाँ पे जाएगी। सेम आप इस वाले केस में भी ड्रॉ कर सकते हो। भाई यहाँ पे फोकस है तो यहाँ का सेंटर हो गया, ठीक है। अब ये सेंटर हो गया तो अब मैं यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ, तो कुछ इस तरीके से। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप नॉर्मल को ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा है ना इस तरीके से नॉर्मल को ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सेम तरीके से आएगा जैसे यहाँ पे आया, ऐसे बीच में से ड्रॉ हो जाएगा और ये हो जाएगा इस फोकस हो गया। तो अब की बार ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल हो गया, ये जो यहाँ बन रहा है ना ये ऐसे जाएगा नॉर्मल से, ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये भी दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे ही देखो, ये तो पहला रूल हो गया। ऐसे सेकंड रूल भी होता है जो कि बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। और वो ऑपोजिट रूल क्या है, वो ये कहता है कि अगर दो रे, अगर मतलब कोई भी रे फोकस से पास हो रही है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और अगर वो फोकस की तरफ जा रही थी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो जरा इसको देख लेते हैं, बिल्कुल पहले इसका अपोजिट है। ये जो रूल है ना बिल्कुल इस वाले रूल का अपोजिट है। तो अब जरा देखो, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं और ऐसे ही इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मान लेते हैं यहाँ कहीं ये इसका फोकस है, ठीक है, यहाँ कहीं इसका फोकस है और यहाँ कहीं इसका फोकस है। तो रूल ये कहता है जो भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, तो फर्स्ट तो हो गया ना। लॉ ये कहता है जो भी रे इस फोकस से पास हो रही होगी, ठीक है, जो भी रे इस फोकस से पास हो रही होगी, इस केस में पास हो रही होगी और इस केस में जो भी रे फोकस की तरफ आ रही होगी, कुछ ऐसे, जो भी रे इस फोकस की तरफ आ रही होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी पैरेलल हो जाएगी। तो बिल्कुल फर्स्ट वाले केस का अपोजिट हो गया ये। अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट वाले केस का ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। जो रे फोकस से पास हो रही थी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, और सेम यहाँ पर ये वाली रे फोकस की तरफ जा रही है ऐसे, तो जो रे फोकस की तरफ जा रही है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगेन आप बीच में से एंगल आई एंगल आर ड्रॉ कर सकते हो, है ना। भाई यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो बीच में से, तो एंगल आई और एंगल आर मिल जाएगा ऐसे। यहाँ का इसका सेंटर होगा, ये ड्रॉ कर लो ये, तो ये हो जाएगा एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर। ऐसे ही आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये सेंटर हो गया नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया एंगल आई और ये वाला एंगल हो गया एंगल आर, ठीक है। तो हमने अभी तक दो लॉ पढ़े। पहला लॉ क्या है कि जो भी रे पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है या फिर फोकस से आती हुई हमें लगती है। और दूसरा लॉ क्या है, जो रे फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। और कॉन्वेक्स के लिए कि जो फोकस की तरफ जा रही है वो पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये दो रूल हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है, थर्ड लॉ सेज कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो वापस से अपने पास पे आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, अभी अभी हमने देखा, पहले चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर,
और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। और इनका आप जरा प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सो कुछ इस तरीके से, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब जरा ड्रॉ करते हैं इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ का फोकस होगा और यहाँ का इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऐसे ही इसका यहाँ का ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब रूल ये कहता है कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब अपने पाथ पे वापस आ जाएगी। और सेम यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, पहले केस में तो रे वापस से एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और सेकंड केस में क्या हो रहा है, इसमें रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां भी क्या है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है वो भी अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो अभी मैंने बताया आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास हो रही है नॉर्मल ही है बेसिकली। ये जो मैंने रेडियस बनाया इसका, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा वो रेडियस होगा, और ये जो रेडियस होगा ये नॉर्मल ही होगा इसके कर्व के, क्योंकि टेंजेंट के नॉर्मल होगा तो कर्व के भी नॉर्मल होगा। और हमें पता है अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है ऐसे कुछ, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो होता है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होना चाहिए। तो ये रे इसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये आपका थर्ड रो है डायग्राम को ड्रॉ, रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। नाउ फोर्थ, जो कि कुछ खास तरीके का तो नहीं है, खैर खास तो सब में एक ही कंसेप्ट था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ऐसा कुछ खास तो मैं बोलूंगा नहीं, बट इसको भी देख लेते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये बस ये कहता है कि ठीक है, ये क्या है, बस ये बस इतनी सी बात है। देखो ये बस इतनी सी चीज है कि मान लो कोई भी रे अगर इस पोल पे आ रही थी ऐसे, तो ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे यहां पे होगा, कोई भी रे अगर इस पोल पे आ रही थी तो ये सेम एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप खुद ही सोच के बताओ, मतलब ये ऐसे इंसिडेंट हो रही थी तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, ये ऐसे इंसिडेंट हो रही थी तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी। और बस कंसेप्ट इतना सा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। भाई ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अब ये कुछ अलग से रूल नहीं है, एंगल आई एंगल आर तो हमेशा होते ही है, बस थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे ज्यादा एविडेंट हो रहा है ना, और थोड़े में उसमें हमें देखना पड़ा, जैसे जो ये वाला और जो हमने केस देखे, जैसे ये केस देखा, इसमें डायरेक्ट दिख नहीं रहा ना कि एंगल आई एंगल आर, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया तो आपको दिख रहा है, बट जब मैंने शुरू में खाली इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बनाई थी तो उतना एविडेंट नहीं था। ठीक है, तो गोल्डन रूल तो चारों केस में यही है कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, बट स्फेरिकल मिरर के केस में इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स ध्यान रखते हैं कि हम फोकस को, जनरली फोकस को प्लॉट करना थोड़ा सा आसान है, तो हम फोकस को ड्रॉ कर लेते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनका रेस का पाथ देख लेते हैं। ठीक है, उससे रे डायग्राम बनाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में वही देखेंगे कि कैसे हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आई होप सो ये आपको चारों रूल समझ आए होंगे। एक बार मैं दोबारा समअप कर देता हूँ। पहला केस क्या था, पैरेलल फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो रही है पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। और लास्ट क्या है कि जो पोल पे स्ट्राइक कर रही है वो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया उतना ही रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी। ये पोल है ना, ये वाला पॉइंट पोल है। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको चारों के चारों रूल समझ आए होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू so much, and if you have any doubt then you can leave it in the comment section. Thank you so much.